हेलो, हाउ आर यू। जय श्री कृष्णा, खमा खणी। और आप सब आई थिंक से बहुत अच्छे होंगे। इस लेक्चर सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। 20 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, ये इसका 21वां लेक्चर है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ के बारे में बात करी, यानी गाउस के नियम के बारे में बात करी। उसके बाद हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे इससे प्रीवियस लेक्चर में। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, जो भी आप स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड देंगे। तो आज अपन इसके जितने भी एप्लीकेशन है गॉस के लॉ के, यानी गाउस के नियम के जितने भी अनुप्रयोग हैं उसको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में जैसे मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी 2 एप्लीकेशन एक साथ बता दूंगा, फिर 2 या 1, वॉट एवर इट इज, जैसे भी सीरीज बैठेगी वैसे मैं आपको बताऊंगा। तो आज इसी सीरीज के अंदर जो पहला जो अपन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। यानी मेरे पास कोई चार्ज्ड वायर है, आवेशित चालक तार है, और उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, जैसे समझे ये एक वायर है, आप सबको दिख रही है। ठीक है, ये मेरे माइक की वायर है। तो आप समझ लीजिए ऐसे बहुत बड़ी इनफाइनेटली वायर है, उसको मैंने आवेशित कर दिया, चार्ज कर दिया। और मैं कह रहा हूँ इस चार्ज वायर या आवेशित वायर की वजह से इस पॉइंट पे जहाँ पे मार्कर रखा है, इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गॉस के लॉ का यूज़ करूँगा और इसके फॉर्मूले को डिराइव करूँगा। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको पहले की सारी चीज़ें समझ आ गई तो इसमें कोई इशू नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि उस चार्ज वायर की वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो क्या आएगी। तो इसके लिए पहले मैं एक चार्ज वायर बना देता हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट है तो इस तरीके से होगी। ठीक है, चार्ज है तो प्लस चार्ज लगा दिया मैंने। अब मैंने सोचा इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, जो इसके सेंटर से या इस वायर से, सेंटर नहीं बोल सकते, इसके वायर से एक्स या दूरी पर, जिस पर भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो मैंने एक्स दूरी पर लिया है कि एक्स दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैंने इसके 2 पॉइंट लिए, एक तो ये वाला लिया और एक ये वाला। ठीक है, तो मैंने बोला इसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन बोल देते हैं DE1, जैसा अपन ने पहले भी कर रखा रिंग की वजह से। ऐसे ही इसकी वजह से कितना बोल दिया अपन ने, DE2। इसकी लेंथ भी DL है और इसकी लेंथ भी कितनी है, DL ही है। ठीक है, DL1 DL2 आप मानना चाहे तो मान लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है। तो इस एंगल को अपन ने थीटा बोला, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। कैसे, तो मैं उस रिंग वाले में बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है वो इस डिस्टेंस से, इसकी जो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या इक्वल है। इस वजह से ये जो एंगल है दोनों सेम आ रहे हैं। और ये भी थीटा, तो हमने बात करी थी उस टाइम भी कि DE2 cos थीटा आ रहा था और ये DE2 साइन थीटा आ रहा था। ऐसे ही DE1 के करे थे तो ये आया था DE1 cos थीटा, और ये आ रहा था हमारे पास DE2 साइन थीटा। फिर मैंने आपको ये बता दिया था कि DE1 और DE2 आपस में क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। इक्वल आ रहे थे तो इनके ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे थे, सिर्फ ऐड कौन से वाले हो रहे थे, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा। सो बेसिकली हमने क्यों किया, हमने पता करने की कोशिश करी कि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालता तो कहाँ निकलती। तो मुझे समझ में आया कि उसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, यहाँ पे। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो किधर आएगी, इस दिशा में। अब अपन इसका जो डेरिवेशन है उसके ऊपर प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमने सिर्फ किस लिए करा, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के लिए। ठीक है, अब करेंगे इसका मेन डेरिवेशन। सो यहाँ पे आ जाए। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि अपन कभी भी गॉस का लॉ यानी गॉस का लॉ तब तक नहीं लगा सकते जब तक ये कोई किसी बॉडी में इनक्लोज नहीं हो, किसी न किसी वस्तु के अंदर, किसी न किसी सतह के अंदर पूरी तरीके से चारों तरफ से पैक नहीं हो, तब तक अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि इनफाइनाइट है तो अपन या तो आप इनफाइनाइट सिलेंडर ले लीजिए, अगर आप वायर को इनफाइनाइट मानते हैं तो एक इनफाइनाइट सिलेंडर आप अज्यूम कर लीजिए। अगर आप छोटा सा टुकड़ा मानते हैं वायर का तो आप छोटा सा सिलेंडर अज्यूम कर लीजिए। मैंने यहाँ पे बोला सिलेंडर अज्यूम कर लीजिए, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर हम सिलेंडर ही क्यों अज्यूम करें। तो आपकी इच्छा है, अगर आप सिलेंडर अज्यूम नहीं करना चाहते हैं
सारी बुक्स जितनी भी है, एनसीईआरटी हो, राजस्थान बोर्ड हो, जितनी स्टेट बोर्ड्स की बुक है, बिहार बोर्ड, जितनी भी बोर्ड आपको दिखेगी उन सब में सिलेंडर ही अज्यूम करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड मानते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं कि आप सिलेंडर अज्यूम करें, आप चाहें तो एक क्यूबॉइड भी अज्यूम कर सकते हैं। इस तरीके से एक क्यूबॉइड भी लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें तो इसको इनक्लोज करना है। तो मैं इतने इतने के लिए अगर निकालना चाहूँ तो इस तरीके से मैं इसको एक क्यूबॉइड में अंदर फिक्स कर दूंगा, ठीक है। और इस क्यूबॉइड से एसोसिएटेड मैं चाहता था बस मैं इतने का ही निकालूं, बाकी को मैंने छोड़ दिया, भाई इतनी सी वायर है मेरी टुकड़ा, तो मैंने इसको क्यूबॉइड के अंदर यानी घनाभ के अंदर डाल दिया। लेकिन क्योंकि सारी जो बुक्स हैं वो उससे करती हैं, सिलेंडर से करती है, तो हम उसी से करेंगे। मैं आपको इससे भी करके बता सकता हूँ, इससे भी कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ईजिली हो जाएगा इससे भी। लेकिन हम इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से देखेंगे, एक सिलेंडर की वजह से, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो वायर है इनफाइनाइट है, लेकिन मैं इसको इतने से पार्ट को ले रहा हूँ, तो ये लंबी चौड़ी वायर होगी, तो मैंने इसको इतना इतना पार्ट ले लिया ताकि किसी सिलेंडर में फिट हो जाए, ठीक है। इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, L, जो अपन को पता है, हम इतनी सी वायर की वजह से निकालना चाहते हैं। पॉइंट ये रहा हमारे पास P, इसकी इससे डिस्टेंस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये डिस्टेंस कितनी है इसकी इससे x। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है वो इधर आएगी, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को पता है। तो इस सिलेंडर में आपको कितनी सरफेस दिख रही है, अभी तक अपन बहुत बार बात करके आ चुके हैं, इसके अंदर 3 सरफेसेस है, ये S1, ये नीचे वाला S2, ये S2, ये हमारा S1, और ये जो कर्व सरफेस है हमारा S3, ठीक है। अगर मैं S1 का वही क्या बोलते हैं एरिया वेक्टर लेता तो ds1 वेक्टर यहाँ था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर जा रही है, ये E की डायरेक्शन है, ठीक है। सारी की सारी इधर तो मर्ज होगी, इसकी डायरेक्शन इधर है। सिमिलरली ds2 की डायरेक्शन इधर है और E की डायरेक्शन इधर है। ऐसे S3 की अगर मैं बात करूँ तो इसका ds3 यहाँ आ रहा है और इसकी E की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी कि S1 की वजह से और S2 की वजह से कोई भी फ्लक्स जनरेट तो नहीं होने वाला, जनरेट होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, इस सरफेस S3 की वजह से। तो अपन बोलेंगे नेट जो फ्लक्स है यानी कुल जो फ्लक्स है आपका वो 3 पार्ट हो गए उसके, एक तो E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर S1 सरफेस से, फिर E2 वेक्टर E वेक्टर, E तो समय सेम ही है, डॉट ds2 वेक्टर और ये S2 सरफेस, और E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर और ये हमारे पास S3 सरफेस, ठीक है। इसमें से मैं आपको बता चुका हूँ S1 और S2 जीरो होगा, क्यों, दोनों के लिए एंगल जो 90 होगा। तो ये EDS cos 90 डिग्री फॉर फर्स्ट सरफेस प्लस EDS cos 90 डिग्री फॉर सेकेंड सरफेस प्लस EDS cos इसके लिए कितना आ रहा था 0, तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी दिस इज आर S2 एंड दिस इज आर S3। तो इन दो की वजह से हो गया 0, यानी ये भी हमारे पास 0 गया और ये भी हमारे पास 0। लास्ट वाली सरफेस की वजह से एंगल 0 है भाई अपन को, तो इस दोनों की वजह से हो गया 0 और उसकी वजह से आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू होगा हमारे पास 1, तो फाई नेट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी EDS3, ये S3 सरफेस के लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हिंदी में आप लिख लीजिएगा, गॉस के नियम के अनुसार, इजी है ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू EDS3, ये हमारे पास थर्ड सरफेस है। बट Q तो हमें पता नहीं है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसके अंदर चार्ज डेंसिटी, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी फॉर दैट, कि हमें हमारे पास चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है और इसकी वायर की लेंथ पे आपको बता चुका हूँ L दे रखा था। चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो इसका मतलब चार्ज तो हमें नहीं पता, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L। तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इंटू L, बस यहाँ रख दीजिए, तो ये लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। और जब आप ds3 का इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये इसका कर्व पार्ट है ना, वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ आप सबको पता होगा 2πr/h होता है। लेकिन क्योंकि अपन को सॉरी ये जो पॉइंट है अपन ने ज़्यादा बाहर निकाल दिया, ये पॉइंट यहाँ आएगा,
क्योंकि हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो सिलेंडर अपन उतना ही अज्यूम करेंगे जिस पॉइंट पे अपन को निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, सॉरी फॉर दिस, ये पॉइंट पी यहाँ पे आएगा, बिकॉज जितना हम जिस पॉइंट पे हमको निकालना होता है उसी पॉइंट पे उतना ही बड़ा हम सिलेंडर उतनी विड्थ रखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू यानी त्रिज्या कितनी है हमारे पास x, और लेंथ कितनी है इसकी l। फॉर्मूला आई थिंक सो आप सबको याद होगा कैसे निकालते हैं। नीचे भी एक रिंग है जिसकी जो सर्कमफेरेंस यानी परिधि 2πr है। ऐसे बहुत सारी रिंग एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। और इसकी हाइट कितनी होती है h, तो फॉर्मूला बन जाता है 2πr/h। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये हमारे पास हो गया 2πr(x) इंटू एल। तो ये एल से एल आपका कैंसिल। यहाँ से ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, λ/2πε0 इंटू एक्स। कई बुक्स में आपको, क्योंकि आपको पता है इसको 4πε0 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो k बन जाए। तो कई बुक्स में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 बन जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2k λ/x भी लिखा होता है। ठीक है, दोनों ही सही है। k कैसे आया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4πε0 बन गया, जिसकी वजह से ये k में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं कर्व जो है इसके बाद जो ग्राफ है वो यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं e की x के साथ रिलेशन देखूँ तो कैसा आ रहा है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है तो बोल दिया मैंने आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, आयताकार अतिपरवलयाकार। और अगर मैं e का लैम्डा के साथ कर्व बनाऊँ तो डायरेक्ट रिलेशन है भाई, e का x के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्स। यहाँ पे e का लैम्डा के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो सबसे पहले अपन ने डायरेक्शन निकाली, फिर अपन को जिस पॉइंट पे निकालना था उतनी ही विड्थ का, उतनी ही मोटाई का एक सिलेंडर बनाया और उतनी ही लेंथ का एक सिलेंडर बनाया। इस पॉइंट पी पर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जो कि इसकी सरफेस पे है, और इसकी 3 सरफेस हो गए, S1, S2 और S3। S1 और S2 की वजह से 0 हो गया था, क्यों हो गया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद हमने क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनना था, फिर ये थर्ड सरफेस बची ये रही। फिर गॉस का लॉ लगाया, Q/ε0, Q दे नहीं रखा था, चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी थी, तो लैम्डा इंटू एल कर दिया Q की जगह, एल से एल आपका कैंसिल। यहाँ से ई की वैल्यू कितनी हो गई, λ/2πε0 इंटू एक्स। तो क्वेश्चन में आपको क्या देगा, क्वेश्चन में आपको देगा एक वायर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, इस वायर से डिस्टेंस कितनी है x, और उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। तो 2 ही चीज़ें दी उसने, एक तो डिस्टेंस जिसके लिए आपको निकालना था x, और दूसरा लैम्डा। ठीक है, एल अपनी इच्छा से माना था। ये 2 चीज़ें गिवन है अपन को, ये लैम्डा गिवन है और ये हमारे पास x, ये 2 चीज़ें अपन को दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये चार्ज वायर है। तो हमने देख रहे हो आप लास्ट में L से भी L कैंसिल हो गया था, X और लैम्डा अपन को चाहिए था, वो दोनों फॉर्मूले में आ गए, बाकी सब तो वैसे भी कांस्टेंट है। ठीक है, आई होप आप सबको ये डेरिवेशन समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, लेकिन राजस्थान बोर्ड में प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आया था, इस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आया था, और भी बोर्ड्स में आया हुआ है। इसके अलावा CBSE बोर्ड में आया है, बाकी बिहार बोर्ड का अभी यहाँ जो UK बोर्ड का जो भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उसका मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सब बोर्ड में आता है। फिर भी मैं एक बार स्टडी करके आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।